मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं क्यों हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं कहां जा रहा हूं? वो कौन सा हाथ है कि जिसने मुझ आग को खाक से लिखा है? गौतम, सिद्धार्थ गौतम, लाडला शहजादा, शहजाद की तर्क किया हुआ शहजादा। जिंदगी दुख है और दुख का सबब ख्वाहिश है, और नजात ख्वाहिश को तबाह करने में है। नजात पाया हुआ वो है जिसका इल्म गहरा है और जिसकी दानिश बड़ी है और जिसका रास्ता सही है। यहां सच को जहर पिलाया गया, सिर्फ इस जुर्म में कि वो सच सच क्यों था। ऐ एथेंस के रहने वालों, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं और तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मैं तुम्हारे मुकाबले में खुदा के हुक्म की तामील करूंगा, और जब तक मेरी जान में जान है और बदन में ताकत है, फलसफे पर अमल करना और इसकी तालीम देना नहीं छोड़ूंगा। ऐ अजीम शान और हिकमत निशान एथेंस के रहने वालों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम इस कदर दौलत और शोहरत और इज्जत हासिल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें हिकमत और हक की मुतलक फिक्र नहीं। सोसाइटी, माशरा, कदरें, कौन सी कदरें, कौन सा माशरा? वही जो आसमानी अजमतों को सलीब पर चढ़ाने से बाज नहीं आता, सिर्फ इसलिए कि वो अजमतें आसमान से जमीन के लिए प्यार के लफ्ज और मोहब्बत का लहजा लेकर आती हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। अपने जूते उतार दो और अपने कल्ब को मुअत्तर कर लो, और अपने वजूद की तन्नास शहजादियों को कि निगाहें कहलाती हैं, सजदे में गिरा दो। जहां तुम खड़े हो ये मकाम अमानत तारा है, और ये मकाम रास्त गोया है, और ये मकाम सिद्क शारा है, और ये वो जगह है जहां जहतों को जहतें दी जाती हैं, और ये वो जगह है जहां तकदीरों के मुकद्दर मुतय्यन किए जाते हैं। अपने बदन से कहो कि ताजीम से झुक जाए, और अपनी ज़बान से कहो कि नजात के आखिरी लफ्ज मुअद्दब होकर दोहराए। मैं ऐलान करता हूं इस हकीकत का कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ऐलान करता हूं इस हकीकत का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और उसका रसूल है। अल्लाह के बंदो, मैं तुमको उसकी इबादत की नसीहत करता हूं और तरगीब दिलाता हूं। ऐ लोगो, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए एक दूसरे पर हराम कर दिए गए, सूदी रकमें कलअदम कर दी गई। ऐ लोगो, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मट्टी से पैदा किए गए। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। कोई बरतरी है तो तक़वे की बिना पर। आगाह रहो कि मैंने बात पहुंचा दी। ऐ अल्लाह, तू खुद भी गवाह रही हो।
बीमार हो? चलो मैं तुम्हें वेटिंग रूम में ले चलता हूं। चाय लाऊं? कहां से लाओगे? ले आऊंगा कहीं से। तुम रहते कहां? मैं यहीं रहता हूं। कब से? ज्यादा दिन हुए। और तुम? मैं तो अभी आया। करते क्या हो? कहानियां लिखता हूं। कहानियां? कैसे लिखते हैं कहानियां? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं, फिर बात करें। ये लो। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? ये मैंने अपनी आखिरी कहानी लिखी है, उसे देख रहा। अच्छा अच्छा। यहाँ स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान है किताबों की। उसमें बहुत सी किताबें और रिसाले होते हैं, औरतों की तस्वीरों वाले, जिनों और भूतों की तस्वीरों वाले। उनमें आती हैं तुम्हारी कहानियां? नहीं, मैं वैसी कहानी नहीं लिखता। फिर कैसी कहानियां लिखते हो? शायद ऐसी। मैं पढ़ नहीं सकता। सुन तो सकते हो ना? हाँ, सुनने में क्या है। सुनो। बैठ जाओ। ये मेरी आखिरी कहानी है। मैंने तय किया है कि इस कहानी के बाद और कोई कहानी नहीं लिखूंगा। इस कहानी का हकीकी आगाज कब हुआ ये तो मुझे याद नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि वो मेरे लड़कपन का एक खुशगवार दिन था और छोटे से हरे भरे कस्बे का गवर्नमेंट हाई स्कूल मेरी और मेरे साथियों की लड़कपन की शरीर और ताजा आवाजों से भरा हुआ था। वो गुलाबों की तरह खिलती हुई आवाजें और तितलियों की तरह उड़ती हुई शरारतें।
मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, ढीला 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 सा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, ढीला ढीला सा। क्लास डाउन, सेक्शन ए, स्टैंड अप। बैठ जाओ बैठ जाओ। सब लड़के हाजिर हैं? सिर्फ अब्दुल खालिक गैर हाजिर है मास्टर साहब, उसकी दरखास्त आई है, वो बीमार है। ठीक है ठीक है, आज मेरा भी पढ़ाने का मूड नहीं है। क्या ख्याल है गपशप न की जाए? तुम क्या बनोगे? इंसान और हैवान में एक बड़ा फर्क यह है कि हैवान खाने पीने, सोने और जागने से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी का कोई मकसद तय नहीं कर सकता। इंसान कर सकता है। ठीक? ये साल इस स्कूल में तुम लोगों का आखिरी साल है और तुम लोगों को ये फैसला कर लेना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहते हो। पहले तुम बताओ अब्दुल रशीद। मैं इंजीनियर बनूंगा मास्टर साहब। बहुत अच्छी बात है, हमें इंजीनियरों की बहुत जरूरत है, लेकिन इंजीनियर बनकर मुल्क से बाहर मत चले जाना। कितनी मजबूरी क्यों ना हो, कम तनख्वाह पर इस मुल्क में काम करोगे, हम गरीब लोग दुआएं देंगे। और तुम बताओ मोहम्मद रफी। मास्टर साहब मैं फौजी बनूंगा। बहुत बावकार पेश है, बहुत मोहतरम काम है, लेकिन जान देनी पड़ती है। जान दूंगा मास्टर साहब, मैं कोई बुज़दिल हूं। शाबाश शाबाश। हाँ तुम बताओ कमाल अकमल, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अदीब हूं मास्टर साहब, और आइंदा भी अदीब ही बनूंगा। क्या कहा तुमने? ग्रामर की कॉपियां निकालो, मैं चेक करूंगा। आज क्लास में मेरे सवाल का जो जवाब तुमने दिया है उसने मुझे लर्जा दिया। तुम अदीब क्यों बनना चाहते हो? पता नहीं मास्टर साहब, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे अंदर बहुत गहराई में एक आवाज है जो गूंज रही है, और मैं। ठीक है ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें खास तौर पर चंद ऐसी बातें बताने के लिए बुलाया है जिनमें से कुछ तो तुम्हारी समझ में अभी आ जाएंगी और कुछ शायद तुम बाद में समझोगे। तुम मेरे ज़हीन तरीन शागिर्द हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बेखबर रहो। बेखबरी बेयकीनी पैदा करती है। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर इतना बड़ा यकीन पैदा हो, इतना बड़ा यकीन कि वो यकीन फितरत का कानून हो, और अगर फितरत का कानून उस यकीन के बराबर ना हो तो बदल दिया जाए। अदब अदब लिखना बहुत ही अजीब और गरीब पेशा है मेरे बेटे। ये पेशा है भी और नहीं भी। इसका एक सिरा गैब की नामालूमियत में है और दूसरा सिरा मादी जिंदगी की मालूमियत में। इस पेशे की शक्ल जज्बे जैसी और एहसास जैसी और विजदान जैसी, इसीलिए ये पेशा एक अजीब और गरीब तपस्या मांगता है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारी सच्चाई की गवाही, तुम्हारी सच्चाई की पहली और आखिरी गवाही ये किताबें देंगी। इन किताबों में अजीम आवाजें रकम हैं जो इंसान ने मुख्तलिफ अदवार में सुनी, और अगर ये आवाजें तुम्हें इसी तरह सुनाई देती रहीं कि तुम खुद को इन आवाजों की पैदाइश महसूस करने लगे तो तुम सच्ची रहोगे। ये मास्टर नियाज अहमद की बातें मेरी समझ में नहीं आई। ये तुमसे इतनी लंबी और मुश्किल बातें क्यों कर रहे हैं? बात असल में यह है कि तुम एक आदमी हो देखने में जो बोझ उठाता है और उस बोझ उठाने का मुआवजा लेता है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक आदमी है जो कभी किसी से मोहब्बत करता है, कभी किसी से नफरत करता है। तुम इस मोहब्बत और नफरत को देख नहीं सकते हो। अदीब इसको लफ्जों के जरिए दिखाता है। ये बहुत मुश्किल काम है,
मास्टर नियाज अहमद इस वक्त मुझे इस मुश्किल के बारे में आगाह कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यह काम सच्चाई के बगैर नहीं किया जा सकता। अदीब सच्चाई लिखता है और इस तरह वो उन तमाम बड़े लोगों की तकलीद करता है जिन्होंने सच की तारीफ की है कि सच क्या है। अब कुछ बात समझ में आई है। तुम इस कस्बे के एक जमींदार घराने के लाडले हो और इस वक्त भी अपने जाती टांगे में सवार होकर मुझसे मिलने आए हो और तुम्हारा नौकर बाहर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐन मुमकिन है तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हें सब कुछ छोड़ने के लिए कहे और फिर तुम्हें ऐसे ताने सुनना पड़े जो तुम्हारे दिल में तीर की तरह तराजू हो जाए। ताने, मेने, बातें, हालात। अगर तुम सच्चे रहोगे तो तुम्हें ये सब कुछ सहना होगा और हर लम्हा एक आग में जलना होगा। आदाब तैयबा। हेलो कमाल, कब आए तुम? जी बस अभी भी आए हूं। तैयबा आपने तार भेजा था, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है भी और नहीं भी है। चलो बैठो, तुम चाय पियो। जी बेहतर। अबे अम्मी और रफो तो खैरियत से हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपको सलाम कह रहे हैं। वैसे तैयबा आपने ये हॉबी खूब पकड़ी। अरे भाई हम मजदूर लोग हैं, हमारी हॉबी भी मजदूरों जैसी है। तुम्हारी तरह नवाब थोड़ी है कि कलम उठाया और कहानी घसीट दी। तुम चाय नहीं पी रहे? जी पीता हूँ। रहीम चाय ले गया? यस, चाय आ गई है और ये कमाल भी आया हुआ है। अच्छा मैं भी आती हूँ। आदाब ताईजा। हेलो कमाल, कहो कैसे हो? भाभी और रफा तो खैरियत से हैं? जी हाँ बिल्कुल खैरियत से। बैठो। शुक्रिया। आप कैसे हैं ताईजा? थैंक गॉड। बस जरा तुम्हारे ताया की मसरूफियात एग्जॉस्ट कर देती हैं। जब से तुम्हारे ताया की प्रमोशन हुई है मसरूफियात इतनी बढ़ गई कमाल, इतनी बढ़ गई कि क्या बताऊं। कल फलां के यहाँ डिनर, परसों उसके यहाँ लंच, किसी दिन जिम खाने के फंक्शन। तुम सुनाओ आजकल क्या कर रहे हो? जी मैं वही अपना काम। अब शहनाज कहाँ है? उसके आजकल टेस्ट हो रहे हैं, शाम को लेट आती है। जॉली डार्लिंग, तुम अगर इस वक्त चाय ना पीते तो बेहतर था। सुबह नाश्ते के बाद से तुम 3 दफा चाय पी चुके हो। Too much tea is bad for your health. ओके ओके, यू ऑलवेज केयर फॉर मी। हाँ कमाल बेटे, तो मैंने तुम्हें इसलिए टेलीग्राम दिया था कि 2-3 दिन हुए अभी चौधरी अजीमुल्लाह साहब का मेरे पास से खत आया था। तुमने एक कहानी लिखी है जिसमें चौधरी साहब को एक ऐसा जिम्मेदार दिखाया है जो चोरों और डाकुओं को पनाह देता है, अपने मुजारों पर जुल्म करता है, जखीरा अंदोजी करता है। उन्होंने कहानी की कटिंग भी मुझे भेजी है। तो क्या हुआ था आप? अच्छा, तो गोया कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे दादा जो मेरे वालिद थे चौधरी साहब के बहुत जबरदस्त दोस्तों में से थे और तुम्हारे वालिद का भी उनसे बहुत मेल जोल था। अरे भाई अभी तो तुम्हारे दादा और मेरे वालिद के इंतकाल को इतना अरसा भी नहीं हुआ है और तुम इतनी जल्दी इस कदर खुदसर हो गए कि मरहूम बुजुर्गों के दोस्तों की पगड़ी उछालने लगे। देखिए तायबा, चौधरी अजीमुल्लाह के मेरे बुजुर्गों से कैसे ताल्लुकात थे और कैसे नहीं ये मैं बखूबी जानता हूं, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया है। मैं यूं आम जिंदगी में तो शायद झूठ बोल सकता हूं लेकिन सफे पर झूठ नहीं बोल सकता। चौधरी अजीमुल्लाह का वही किरदार है जो मैंने कहानी में पेश किया है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर मुझसे नाफरमानी करोगे। तुम्हें मालूम है कि चौधरी साहब हमारे हमसाया जिम्मेदार हैं और मेरे दोस्त भी हैं। तुम्हें उनसे माफी मांगना पड़ेगी। तायाजान चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे माफी हरगिज नहीं मांगूंगा। बदतमीज, बदलिहाज, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तायबा आप मुझे इस तरह बात मत कीजिए। अगर लिटरेचर से इतना ही कमिटमेंट है और अपने आप को अखलाकी आसमानी मखलूक समझते हो तो जिम्मेदारी को छोड़ दो। बाजारों में ठोकरे खाते फिरोगे, कोई टके शेर नहीं पूछेगा और ये तुम्हारा लिटरेचर फिटरेचर सब नाक के रास्ते से बह जाएगा। मैं ये भी कर सकता हूं तायाबा। तुम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। मैं कर सकता हूं तायाबा। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गुड फॉर नथिंग, इडियट। देखिए तायाबा आप मुझे गाली मत दीजिए प्लीज। शट अप! रहीम, दौड़ कर दो, जल्दी से टिश्यू पेपर और कलोन दे जाना। छोड़ो जॉली, अभी हमें लंच पर जाने की तैयारी भी करनी है।
मैं जब भी कस्बे से शहर आता था ताया अब्बा के घर ठहरता था, लेकिन इस वाक़े के बाद उनके घर ठहरना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो रात मैंने शहर ही में अपने एक दोस्त के यहाँ गुजारी। वो दोस्त एक अदबी मजलिस का सेक्रेटरी था। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं शहर में एक दिन और ठहर जाऊं और शाम को उसकी अदबी मजलिस में अपनी ताज़ा कहानी पढ़ने के बाद अगले दिन वापस जाऊं। मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और अखबारों में ये खबर छपवा दी कि मैं उसकी अदबी मजलिस में अपनी कहानी पढ़ रहा हूं। शाम को अदबी मजलिस का इजलास एक खूबसूरत होटल के हॉल में मुनक्किद हुआ। मैं जब कहानी पढ़ने के बाद होटल के लाउंज में आ रहा था तो जी शुक्रिया। ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। गुड गॉड शहनाज, तुम ये क्या कर रही हो? आज अगर अखबार ना पढ़ती तो ना ये पता चलता कि तुम शहर में हो और ना ये मालूम होता कि आज इस होटल में अंजुमन भाई बताओ ना क्या अंजुमन? अंजुमन आजाद ख्याल मुसन्निफीन। हाँ, अंजुमन आजाद ख्याल मुसन्निफीन में कहानी पढ़ रहे हो। जब पता चल गया तो ऐसे वक्त पहुंचेंगे जलसा भी खत्म हो गया और तुम कहानी सुनने की जहमत से ही बच गई, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मेरे टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो पर्चा देकर सीधी इस तरफ आई हूँ। तुम घर नहीं गए? कौन सा घर? ओहो भाई, हमारा घर और कौन सा घर? हाँ, घर। ये माथे पर पट्टी किस सिलसिले में बांधी हुई है? कोई नया राइटर्स फेयर चला रहे हो या कोई चोट लगी है? नहीं, देखने में बहुत मामूली सी चोट है, लेकिन सोचने में बहुत गहरा जख्म। तुम्हारे घर से ही तोहफे में मिला। क्या हुआ? आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं। सुनो भाई, 2 लाइम जूस ले। क्या पूछनी थी ना? यही कि घर में क्या हुआ था? कुछ नहीं था, अब्बा ने बुलाया था मुझे तार देकर और कहने लगे कि मुझे चौधरी अजीमुल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया। हाँ, अब्बू कुछ दिन पहले कह तो रहे थे कि तुमने बड़ी इंसल्टिंग सी कहानी लिखी है। खैर, तो जब मैंने इनकार किया तो वो इतने गुस्से में आए कि उन्होंने चाय की प्याली उठाकर मेरे सर पर दे मारी। लेकिन कमाल, खुदा की कसम, मुझे ना अब्बू ने कुछ बताया ना अम्मी ने। मैं अगर आज का अखबार ना पढ़ती मुझे तो ये बात उनके लिए इतनी अहम नहीं थी कि वो इसे याद रखते या तुम्हें बताते। ठीक है। लो। आई एम सॉरी कमाल। खैर छोड़ो इन बातों को। फैमिली में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। ये बताओ कि आइंदा के क्या इरादे हैं? आइंदा के इरादे धूप में चलने की। अकेले ही? हाँ। तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम देखो शहनाज, लड़कियां चिड़ियों की तरह होती, उन्हें एक घोंसले की जरूरत होती। मैं तुम्हें घोंसला नहीं फराहम कर सकूंगा। क्यों? मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने साथ किए हुए वादे के साथ बसर करने का तहिया किया है। मैं तुम लोगों को और उन तमाम चीजों को जिन पर तुम्हें फख्र है छोड़ रहा हूं। तो तुम? हाँ, कुछ दिन का कर फिर बर्दाश्त कर लो। घोंसला बसा लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ू। उठो भाई।
नहीं। क्यों? तुमने अपनी बातें तो कह ली, अब कुछ बातें मेरी भी सुन लो। बोलो, खामोश क्यों? कमाल, तुम कहानीकार हो और कहानीकार की दौलत उसके ख्वाब भी होते हैं। तुमने चंद ख्वाब मुझे भी दिए हैं। मैं तुम्हारी इस दौलत को, तुम्हारे ख्वाबों को कैसे किसी और के सुपुर्द कर दूं? मैंने कहा ना कि चंद दिन का कर्ज है। कहानीकार होकर ऐसी बातें मत करो कमाल। ये चंद दिन का कर्ज नहीं, उम्र भर का जहन्नुम है। सुनो शहनाज, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हें अपने दुखों से बचा लो। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ा हूं, देर हो गई। तुमने इतनी अच्छी लड़की को भी छोड़ दिया? हाँ। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? फायदे की बात नहीं। देखो, मैं जो काम करने जा रहा था उसमें दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली चीज तो ये कि मैं जिस माहौल के खिलाफ था और जिन लोगों की मुखालफत कर रहा था उन्हीं के कबीले में शामिल था। और फर्ज करो कि तुम कुछ खुलियों की मुखालफत कर रहे हो, तो तुम उनके साथ बैठना पसंद नहीं करोगे और ना वो तुम्हें अपने साथ बिठाना पसंद करेंगे। दूसरी चीज ये है कि फर्ज करो कि तुमने किसी का सामान सर पर उठाया हुआ है, तो अगर तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ हो जाए तो तुम वो सामान गिरा बैठोगे। उस सामान को उठाए रखने के लिए तुम्हें जितनी तवज्जो दरकार होती है उसे तुम कई लाख से ज़रब दो, तो उतनी तवज्जो मुझे अपने काम के लिए चाहिए थी। लेकिन मैं तो लड़की की बात कर रहा था। लड़कियां अमूमन ये नहीं समझती हैं कि उनकी जात के अलावा भी कोई शय किसी की तवज्जो का मरकज बन सकती है। और अगर किसी की तवज्जो का मरकज वही शय हो तो ना तो वो काम ही पूरा होता है और ना लड़की ही को पूरी तवज्जो मिलती है। इस तरह आदमी तकसीम होकर रह जाता है। वैसे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में भी आ जाती हैं। बातें तो तुम ठीक ही कर रहे हो। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने जब अपने इस फैसले का खानदान में ऐलान किया कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, तो एक हंगामा बपा हो गया। खानदान का एक इजलास बुलाया गया, गोया बाकायदा अदालत सजाई गई और मैं उस खानदानी अदालत में बतौर मुल्जिम पेश हुआ। हाँ तो भाई साहब, ये कमाल आपके सामने मौजूद है। आप जो कुछ कह रहे थे जरा इसके सामने कह दीजिए, शायद इससे अकल आ जाए। दुल्हन, मुझे क्या कहना है? जो कुछ कहना है कमाल को कहना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बुजुर्गों के नाम को बट्टा ना लगाए, जिम्मेदार आदमी बने, कोई काम काज करे, शादी करे और कोलू का बैल बन जाए। शादी करने से कोई मर्द कोलू का बैल नहीं बनता कमाल भाई। बनता है, कैसे नहीं बनता? तुम अपने मियाँ को देखो जरा, उस बेचारे को कभी तुम्हारी फरमाइशों से आजादी मिली है? कमाल, आदमी को कभी कभी अपने खौल से बाहर आकर दूसरों का ख्याल भी कर लेना चाहिए। मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग मुझे छोड़ दो ताकि तुम लोगों को मेरी रोज रोज की झकझक से निजात मिले और मुझे तुम्हारे आमियाना फलसफे से। दुल्हन, सुन लिया इसकी अपनी जुबान से? हाँ भाई, सुन तो लिया। ये लड़का तो सबको बर्बाद करके छोड़ेगा। कमाल भाई, ये बताइए, क्या अदीब बनने का मतलब ये है कि आदमी अपनी तमाम जिम्मेदारियों से भाग जाए? इस सोसाइटी के कुछ आदाब ऐसे भी हैं जो सब पर लागू होते हैं। अदीब कोई आसमानी मखलूक नहीं होता। बेटी, ये तुमने कैसी बात कह दी? इतने बड़े अदीब की तौहीन कर दी। ना तो मैं कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हूं और ना इतना बड़ा अदीब के तायाब मुझ पर तंज करने की जरूरत पेश आए। रह गई बात जिम्मेदारियों की, तो समाजी जिम्मेदारियों के कुछ दर्जे होते हैं। अहम जिम्मेदारियों को पहले पूरा किया जाता है। मैं क्या
क्या क्या क्या, क्या चाहता हूं मैं? सिर्फ यही चाहता हूं कि अपनी अहम तरीन जिम्मेदारी को सबसे पहले पूरा कर लूं। ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं यहां से जा रहा हूं। मैं चला गया। मैं तन्हा गया था, लेकिन शहर में मुझे मुजीब मिल गया। वो गजल के लहजे में बोलता हुआ सच था। वो मेरा हमज़मान हो गया। हाँ अच्छा जी 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 अच्छा जी। हाँ जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मुजीब साहब? हाँ जी 1 मिनट। सर ये मुमताज साहब का फोन है आपके लिए जी। और सर ये कमाल साहब भी तशरीफ लाए हैं जी। अच्छा तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। मैं शाम को आ जाऊंगा। ओके। आओ भाई, कहाँ थे तुम? अरे यार बस वही डेक्लेरेशन के चक्कर में फिर रहा था। यार कुछ बात बनती नजर आती है। मुझे मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने से अपना पर्चा निकालना शुरू कर दूं। अबे कर यार, कुछ तो कर। यानी आजकल तो ऐसे अजीबो गरीब रिसाले छप रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कौन अदीब है कौन गैर अदीब। जो लिखता है छप जाता। यार ये तो ठीक है, लेकिन असल मसला फाइनेंसेस का है। देख देख कमाल, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये कोई ऐसा मसला नहीं। मैंने भैया हम इतने इश्तिहार ले लिया करेंगे कि पर्चा चलता रहेगा। मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा। अगर हम कामयाब हो गए ना कमाल, तो यार ये मैं मुलाजमत छोड़ दूंगा। इस दफ्तर से मुझे घिन आने लगी। अब यार घिन आने लगी है तो उठो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मुजीब साहब। भैया कैसी सिक्रेटरी रख छोड़ी है आपने? ये मुझे ही रोक रही थी। मैंने कहा चलो हटो। और कमाल साहब पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। भाई आप लोग तो हमारे लिए बिल्कुल गायब ही रहते हैं। तशरीफ रखी। भाई शुक्रिया शुक्रिया। अरे साहब मुजीब साहब, आपकी वो ताजा गजल और आपका वो नया अफसाना, क्या नाम उसका, पहला आदमी, है सच कहता हूँ पढ़कर तो नया ही लुत्फ आया है। आपकी समझ में आ गया था मेरा अफसाना? क्या बात कही है। अरे साहब आपके पिछले अफसानों पर तो तनकीद न लिख सका, लेकिन अब जो मजमूआ आएगा तो इंशाल्लाह ऐसा लिखूंगा कि आप भी याद करेंगे। अरे साहब हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ले भाई मुझे शुरू हो गया अपने रुसवाई के सामान। रुसवाई? भाई क्या बात करते हैं, यानी हम और आपको रुसवा करेंगे? यार छोड़िए, आज जहमत कैसे की आपने? हाँ जहमत भाई, आप तो जानते हैं कि हमारे रिसाले यानी खौफनाक डाइजेस्ट की मार्केट बहुत वसी है, बहुत वसी है। मुल्क के हर रेलवे बुक स्टॉल पर सबसे ज्यादा सेल हमारी है। तो अब हमारे सेठ साहब को ख्याल आया है कि संजीदा और मायानाज लिखने वालों के फन पारे भी छपने चाहिए। दरअसल ये आइडिया उन्हें मैंने ही दिया था। अच्छा? जी हाँ। यानी गोया अदबी पर्चे का लेबल भी लगाने का आइडिया है? जी हाँ जी हाँ। अच्छा कमाल, दे दो अपनी कहानी। जी देखिए साहब, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूं। जी। अदब और पर्चे की मिसाल अच्छे खाने और साफ सुथरी प्लेट जैसी सुभान अल्लाह, है ना जी। अब फर्ज कीजिए कि आपको इंतहाई आला किस्म का लजीज खाना इंतहाई गलीज प्लेट में दे दिया जाए, तो आप पर क्या गुजरेगी? आपके आइडिया के लिए मेरा यही जवाब है। देख लीजिए भाई, मैं तो 1000 रुपए का चेक भी ले आया था मुआवजे के तौर पर। आप ऐसा करें, चेक छोड़ दें जी, कहानी नहीं मिलेगी। देखिए अगर आप मस्करी से बाज रहा करें तो शायद आप मेरे दफ्तर में तशरीफ फरमाएं, वरना लफ्ज मस्करी का जवाब मैं किसी और तरीके से देता। छोड़ यार, मुझे पर्चा निकालने की तैयारी करते हैं ना, ताकि खाना भी लजीज हो और प्लेट भी साफ। क्यों? बहुत अच्छा, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तुम क्या कहते हैं अपने आप को? लिटरेरी क्रिटिक हैं? यस सर, जी हाँ। बट तुमको लिटरेरी क्रिटिक हमने बनाया। हम तुमको तुम्हारा बुक छापने के लिए पैसा नहीं देता था तो तुम क्रिटिक नहीं बन सकता था, यूजलेस मैन। तुम कमाल अकमल से एक कहानी नहीं लाने को सकता। सर आप मेरी अर्ज भी तो सुने सर। ये ठीक है कि आप मुझे तर्जुमे का काम देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन सर वो जो एक शख्स है ना जिसका नाम है कमाल अकमल, वो किसी कीमत पर भी हमारे डाइजेस्ट के लिए कहानी देने पर तैयार नहीं होता सर। तुम कैसा बात करता है मैन? तुम उसको बोला नहीं कि इधर से एक कहानी के 1000 रुपया मिलेगा? सर बात दरअसल ये है
कि एक तो वो ऐसे ही मुझसे चिढ़ता है, दूसरी ये कि जब मैंने बात शुरू की तो उसने आपको और आपके रिसाले को इतना अब्यूज किया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बट वो तुम जैसे क्रिटिक के काबू में क्यों नहीं आता? हम तो सुना क्रिटिक के दरवाजे पे बड़ा बड़ा राइटर आकर झुकता है। बात दरअसल ये है सर कि वो अकेला नहीं है, इनका पूरा एक गैंग है सर। यू कैन कॉल इट ए लिटरेरी गैंग सर। अब इनमें से किस किस पर अटैक किए जाए? देखो तुम ऐसा करो, तुम भी कुछ राइटर्स को अपने साथ मिलाओ और फिर इन सब पर अटैक करो। ठीक है सर, लेकिन इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। और राइटर तो बहुत चीप सेल हो जाता है। एनीहाउ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? फिलहाल 5,000 से काम चल जाएगा सर। ओके ओके, हम देगा। अब हम ऐसे राइटर से बहुत चिढ़ गया है जो हमारे मैगजीन को एकदम ट्रेश समझता है। हम तमाम ऐसे राइटर्स को डैमेज करना मांगते हैं, लेकिन सबसे पहले कमाल अकमल को डैमेज करो, अटैक करो, जिधर मौका मिलता है अटैक करो। और जब इंसान अकेला रह गया और उसके तमाम साथी बंदरों और कुत्तों और बैलों और गधों और चूहों में तब्दील कर दिए गए, तो उस पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि दिखाई देने वाली तरक्की के साथ साथ इंसानी नफ्स की तहजीब न हो तो इंसान का शरफ साकित कर दिया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, आपने जनाब कमाल अकमल की कहानी सुनी। मेरे ख्याल में अब इस कहानी पर गुफ्तगू का आगाज किया जाए। जनाब सदर, इस कहानी के बारे में सबसे पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि ये कहानी एक उलझे हुए जहन के कहानीकार की कहानी है। इस कहानीकार ने और इसके दोस्तों ने यह दावा किया है कि कहानी को नई समत देने में इस कहानीकार ने बहुत काम किया है। हालांकि जनाब सदर, इस कहानीकार ने काम सिर्फ ये किया है कि अपनी गुफ्तगू के जरिए और उस चीथड़े के जरिए जिसको ये कहानीकार अपना अदबी जरीदा कहता है, इसने मुहतरम लिखने वालों की पगड़ियां उछाली हैं। इस कहानीकार ने जनाब सदर, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि फाजिल नक्काद को हिदायत की जाए कि वो सिर्फ कहानी पर गुफ्तगू करें। जनाब सदर, ये मुजीब सिद्दीकी साहब सिर्फ शायर हैं, महज शायर। ये फिक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने फिक्शन इतनी पढ़ी है कि फिक्शन के मौजू पर इस फजूल नक्काद को बरसों दर्स दे सकता हूं। शट अप, मैं तुम्हें ऐसा सबक पढ़ा सकता हूं कि नस्लें भी याद रखें। जनाब सदर, ये अदबी मजलिस है या कोई भंगड़ खाना? खलील बख्शी, तुम सिर्फ एक मुसव्विर हो, जाओ जाकर तस्वीरें बनाओ। यहाँ अदबी महफिलों में क्या करने आते? जनाब सदर, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस फजूल और जाहिल नक्काद को जाहिलाना गुफ्तगू करने से रोका जाए। हर तख्लीकी अमल की रूह एक होती है, वो चाहे शेर हो, ड्रामा हो, मौसीकी हो, मुसव्वरी हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि नए नजरिए तख्लीक करने वाले साइंसदान भी इसी जुमरे में आते हैं। मुझे सिद्दीकी के बच्चे, मैं अभी तुझे मजा मैंने खुद से और अजीम आवाजों से जो वादा किया था, उस वादे की पासदारी मुझे एक मंजिल पर ले आई थी जहां मैं खुद को तन्हा महसूस करने लगा था। इस तन्हाई में अगर मुजीब सिद्दीकी उम्मीद का और हिम्मत का और सदाकत का दिया बनकर रोशन ना होता तो शायद मुझे बसपाई इख्तियार करनी पड़ती और तर्क की आखिरी मंजिल तक जाना पड़ता। मेरी समझ में यह बात तो आती थी कि वो लोग मुझसे अलहदा हो जाएं या मैं उन लोगों से अलहदा हो जाऊं जिनकी कदरों और जिनके इदारों को मैंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मेरे लिए यह बात नाकाबिल फहम थी कि वो जो अदब लिखने का दावा करते हैं उनका रवैया भी यही था। मुजीब सिद्दीकी ने मेरे अदबी रिसाले को जिंदा रखने के लिए मुलाजमत छोड़ दी। वो मेरे लिए दो महाजों पर लड़ रहा था। पहला महाज अदब का महाज था, उसने अदब में सबसे पहले मेरी गवाही दी। दूसरा महाज मईशत का था। उस माशरे में जिसमें बड़े से बड़ा अदबी जरीदा 1-2 हजार से ज्यादा नहीं छपता था, अदबी जरीदे को जिंदा रखने के लिए इश्तिहारों की जरूरत होती है। मुजीब इश्तिहार जरूर लाता था, लेकिन बहरहाल एक शायर था, एक बड़ा शायर, और बड़े शायर की तरह शदीद मोहब्बतों का पैकर। वो जब अपने शेर पढ़ता था या जब उसके शेर कहीं छपते थे तो बड़े बड़ों पर उसका जादू सर चढ़कर बोलता था। उसका जादू एक बहुत बड़े सनतकार की महबूबा पर भी चला। जब शायर अपनी खुशबुओं के साथ उसके दिल के नेहा खानों में उतरा तो वो सनतकार के बटवे में ताजा नोटों की महक को भूलकर उसकी गजलों के फूलों पर तितली की तरह बैठी।
सनतकार ने जब ये देखा कि उसका कोई हरबा उसकी महबूबा को वापस उसकी तरफ नहीं ला सकता तो उसने साजिश का जाल बुनना शुरू किया। उसने अपने साथी सनतकारों पर अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करके हमारे सामने एक अजीब और गरीब सूरत हाल ला खड़ी की। यार मुझे यार ये क्या चक्कर है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस इदारे में जाता हूं इश्तिहार लेने वहां से इनकार हो जाता है। अरे तो मेरी जान, अब करेंगे क्या? क्या करना क्या है? हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या? मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये पूरी सोसाइटी हमारे खिलाफ क्यों हुई। नहीं, पूरी सोसाइटी हमारे खिलाफ नहीं हुई कमाल अकमल। हमारे खिलाफ सिर्फ वो लोग हुए हैं जो अपने किसी न किसी इक़्तिदार के बल पे खुद को पूरी सोसाइटी कहलवाते हैं। देख, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि अगर तुम अपनी कहानी और मैं अपना शेर उन लोगों को सुनाऊं जो बेचारे गरीब हैं और बेबस और अपनी गुर्बत और बेबसी के साथ 99% तो तुम्हारी उस कहानी को समझेंगे जिन्हें बाइक़्तिदार लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आई, और मेरे उस गजल की भी दाद देंगे जो इनके सरों से गुजर जाती है। अरे हाँ यार, वो तो ठीक है, लेकिन फिल वक्त रोजगार का क्या बनेगा? ये पर्चा तुम्हें बंद करना पड़ जाएगा। क्या होगा? ज्यादा ज्यादा यही होगा ना कि हम दोनों भूखे मर जाएंगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कमाल, कि ये बाइक़्तिदार लोग हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इनको रोशनी हम ही से हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन उनको रोशनी नहीं चाहिए थी। वो उन्हीं अंधेरों को मंजिल समझे बैठे थे जिन अंधेरों को उन लोगों ने रोशनी में बदलना चाहा, जिन्होंने सच की तलाश में अपने बच्चों का चेहरा देखा और महल छोड़ दिया, जिन्होंने सच की सरबुलंदी के लिए जहर शहद की तरह पी लिया, और जिन्होंने सच की हिमायत में अपने बदन को सूली के हवाले कर दिया, और जिन्होंने सच को मुजस्सम सच बनकर दिखा दिया। उन्हीं बड़े लोगों के रास्ते पर चलकर हम दोनों भी अंधेरों में अपना चिराग जलाना चाहते थे, लेकिन हम अकेले पड़ गए और बिखेर दिए गए और जुदा कर दिए गए। इतने अच्छे दोस्त को भी छोड़ा है? छोड़ नहीं आया, उसे मुझसे इस तरह छोड़ा दिया गया कि अब अगर हम मिलते हैं तो सिर्फ ख्याल होंगे। क्या मतलब? सरमाए की एक खासियत यह है कि वो जिसके पीछे पड़ जाए उसे छोड़ता नहीं। मुझे और मेरे दोस्त को मालूम नहीं था, लेकिन भिन्नाया हुआ सरमाया और मोहब्बत में मेरे यार से हारा हुआ सरमाया उसकी तरफ चालाक इफरीत की तरह दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। ये इफरीत क्या होता है? इफरीत एक ऐसा भूत जैसा साया जो चुपके पीछा करता रहता है और एक न एक दिन अपने शिकार को दबोच लेता है। उसने मेरे दोस्त को भी दबोच लिया। वो कैसे? वो एक रोज एक बारौनक सड़क पर चला जा रहा था कि मेरा दोस्त उस सनतकार या उसके किसी गुमाश्ते की कार की नजर हो गया। मुझे जब इस हादसे की इत्तला मिली तो मैं एक टीवी प्रोड्यूसर के कमरे में बैठा हुआ था और वो मुझसे एक पॉपुलर सीरीज लिखने का मुतालबा करते हुए मुझे पॉपुलर राइटिंग के असरार और रुमूज समझा रहा था। ये क्या चीज है? क्या? ये जो तुमने अभी अभी कहा पॉपुलर राइटिंग। हाँ। इसका मतलब होता है जो उन लोगों के लिए लिखा जाए जो तहरीर को महज तफरीह समझती। लेकिन तफरीह तो अच्छी चीज है। हाँ, तफरीह अच्छी चीज है, लेकिन जिन सोसाइटियों में तफरीह की फुर्सत ना हो और हर वक्त काम करने की जरूरत हो, वहां तफरीह बाद में आती है। हमारे सोसाइटी में तफरीह को पहला दर्जा दिया जाता है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैं बिल्कुल मायूस हो गया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये लोग हम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस माशरे की एक लायानी शय हैं, छागल का बोझायत पानी जो छलक जाता है। हम बेताकत थे और कमजोर थे और हमारे कलम अपने हरीफों से हार चुके थे। मैंने सोचा कि अगर मैं सोसाइटी को बदल नहीं सकता तो इससे मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर लूं। और अपनी कहानी की इन आखिरी सत्रों तक मुझे यह फख्र हासिल है कि मैंने उन अजीम आवाजों से गद्दारी नहीं की जिनकी मैं पैदाइश हूं। मुझे क्या होना था?
मैं तो तुम्हारी बात पर हंस रहा हूं, इस दावे पर जो तुमने अभी किया है कि तुमने उन अजीम आवाजों से गद्दारी नहीं की। लेकिन क्या तुम ये मानने से इनकार कर सकते हो कि तुमने उन अजीम आवाजों की पूरी तरह पैरवी भी नहीं की? बोलो। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम हमें नहीं पहचानते? हमें? हाँ, हम जिन्होंने तुम्हें झुठलाया, तुम्हारी तकजीब की, तुम्हें अपने जाहिर और बातिन में उस तरह महसूस न किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। और तुम जो अजीम आवाजों की पैदाइश हो, हमें गहरे अंधेरों में छोड़कर चले आए तो हमारी शक्लें बदल गई, हम बौने हो गए। और जब हम बौने हो गए तो हम तुम्हारी तलाश में निकले। हम जिस गली में गए वो गली बंद थी, जिस रास्ते पर चले वो रास्ता मसदूद था। हम एक दूसरे से झगड़ते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे और रेंगते रहे। और आखिर इस आखिरी स्टेशन पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करने लगे कि तुम यहीं से गुजरोगे। अब हमने तुम्हें पा लिया है। देखो, हमारी तरफ देखो, हमसे मुंह ना मोड़ो। तुम हमारी रोशनी हो, तुम हमारी तहजीब हो। अब हम तुम्हें लेने आए। Thank you.